हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी के एनवायरनमेंट के इस 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस, और ये कुछ पार्ट्स में हम लोग करेंगे। तो ये फ़िलहाल पार्ट 1 है। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, इसके अंदर हम प्रॉपर जो चैप्टर का नाम कहता है क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस, उसी के बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम UNFCCC के बारे में समझते हैं। साथियों, UN समिट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो UNCED है, ये हुआ रियो दी जेनेरियो में 1992 में, और ये अडॉप्ट करा गया सारे ही कंसेंसस एक एग्रीमेंट के माध्यम से पहला मल्टीलेटरल लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज को लेके द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC को 1992 में कंट्रीज ने UNFCCC को ज्वाइन करा, इसलिए कि सब मिलजुल के काम करेंगी ताकि ये जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसे रोक सके बढ़ने से एक नॉर्मल स्तर पे, और हम जो भी इसके इम्पैक्ट हैं उससे कोप अप कर सकें, है ना। जो होने तो है ही हैं, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बस इम्पैक्ट्स कम हो ऐसा रहे। आज के टाइम पे 195 पार्टीज आप इस कन्वेंशन में पाओगे। इसका सेक्रेटेरिएट सपोर्ट करता है हर तरह के इंस्टीट्यूशंस को जो भी इन्वॉल्व है इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन से रिलेटेड, खासकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। उसके अलावा सब्सिडरी बॉडीज़ जो एडवाइस करती हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को, कॉन्फ्रेंस ऑफ या दैट इज़ कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉप ब्यूरो को, जो मेनली डील करता है प्रोसीजर से, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज से जो कॉप से निकल के उसके टेक्निकल फंक्शन से निकल के आते हैं, और सारे ही सब्सिक्वेंट जो भी मल्टीलेटरल नेगोशिएशन है अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेके क्लाइमेट चेंज के, चाहे अडेप्टेशन हो, मिटिगेशन हो, ये सब कुछ बीइंग हेल्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव जो भी सेट करे हैं UNFCCC के अंदर। टाइमलाइन की आइए हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी की। साथियों, कुछ आपको हम टाइम के हिसाब से बताएंगे चीज़ें, ये सिर्फ टाइमलाइन है। डिटेल डिस्क्रिप्शन कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट थीम का वो बाद में चैप्टर्स में डिस्कस किया गया है, जो बाद के चैप्टर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे 1988 से शुरुआत करते हैं। 1988 में WMO एंड UNEP ने इस्टेब्लिश करा एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज को लेके। 1990 में IPCC ने रिलीज़ करा पहला असेसमेंट रिपोर्ट, जो ये कहती थी कि एमिशंस जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से निकल रहे हैं वो हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस फॉर ग्लोबल ट्रीटी हुई, और UN जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश करा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी को फॉर अ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए। 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके साथ दो सिस्टर कन्वेंशन जिसमें UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कन्वेंशन टू कॉम्बाट डेजर्टिफिकेशन, इन दोनों ने अडॉप्ट करा गया इन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग अर्थ सबमिट कहते हैं रियो दी जेनेरियो के अंदर इसे अडॉप्ट करा गया। फिर आया 1994 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज फोर्स में आया। कंट्रीज जिन्होंने साइन करा था ट्रीटी को उनको पार्टीज़ कहने लगे, जिसमें 196 पार्टीज़ हुई, और UNFCCC में नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप थी। पार्टीज़ हर साल मिलती थी कॉप में, ताकि वो मल्टीलेटरल रिस्पॉन्स जो क्लाइमेट चेंज का है उस पर नेगोशिएट कर सके। 1995 में जर्मनी ने प्रिसाइड करी पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को बर्लिन के अंदर, जहाँ पे पार्टीज़ ने एग्री करा कुछ कमिटमेंट्स पे कन्वेंशन की कि वो इनएडिक्वेट है फॉर मीटिंग कन्वेंशन ऑब्जेक्टिव। बर्लिन मैंडेट ने एक प्रोसेस को इस्टेब्लिश करा जिसके माध्यम से नेगोशिएट कर सकते थे स्ट्रेंथ कमिटमेंट और मजबूत कर सकते थे कमिटमेंट्स को डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, इसलिए ये ग्राउंड वर्क रहा क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। 1996 में
ट्रिपल सी सेक्रेटेरिएट रिलोकेट करा गया जेनेवा से बॉन में, यहाँ पे शिफ्ट करा गया। विद दैट बॉन बन गया इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी हब एंड होम करीब 18 यूएन ऑर्गेनाइजेशन का। 1997 में हुआ थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जिसमें अडॉप्ट करा क्योटो प्रोटोकॉल को। ये वर्ल्ड का ऐसा पहला ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन ट्रीटी थी। सन 2000 में सिक्स्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई बॉन के अंदर। पार्टीज ने एग्री करा कि ऑपरेशनल रूल बुक को फॉर द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। 2001 में सेवेंथ कॉप हुआ, रिजल्टेड इन द मराकेश अकॉर्ड्स, सेटिंग द स्टेज फॉर रेटिफिकेशन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। और इसने फॉर्मलाइज करा अग्रीमेंट को ऑन ऑपरेशनल रूल्स फॉर इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद द कंप्लायंस रिजाइम एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर। 2005 में यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग स्कीम आई। ये पहली और लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम थी वर्ल्ड के अंदर, इसे लॉन्च करा। क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में आया एंट्री के बाद, एंट्री इनटू फोर्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। जो 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, दैट इज COP 11, उसमें पहली दफ़ा ये करी गई थी साथ में मिलके विद द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज अ मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, CMP बनाया गया पहला। 2006 में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक की मैकेनिज्म था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, उसे ओपन करा गया फॉर बिजनेस। और 12th COP जो कि केनिया में हुई थी, रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ अ सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस, SBSTA। ये मैंडेटेड था, it is a mandate to undertake a program to address impact, vulnerability, adaptation to climate change, the Nairobi Work Program, that is NWP। 2007 में यहाँ पे 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बाली रोड मैप को अडॉप्ट करा गया, जिसमें बाली एक्शन प्लान था, चार्टिंग द कोर्स फॉर अ न्यू नेगोशिएटिंग प्रोसेस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। प्लान के अंदर 5 कैटेगरीज थी, शेयर्ड विजन, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसिंग की। 2008 में जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन एक की मैकेनिज्म था अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल, वो शुरू करा गया। 14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि हुई थी आपकी पोजनान में, पोलैंड के अंदर, इसने इंपॉर्टेंट स्टेप्स डिलीवर करे टुवर्ड असिस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें लॉन्च था अडेप्टेशन फंड का अंडर क्योटो प्रोटोकॉल एंड पोन्जान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। 2009 में 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर, इसने कोपेनहेगन अकॉर्ड को प्रोड्यूस करा। डेवलप कंट्रीज प्लेज अप टू $30 बिलियन इन फास्ट स्टार्ट फाइनेंस फॉर द पीरियड ऑफ 2010 से 12 के बीच में। 2010 में 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की वजह से रिजल्ट हुआ कैनकम एग्रीमेंट का, एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज था सरकारों के द्वारा, जिसके माध्यम से असिस्ट करते थे डेवलपिंग नेशंस को डील करने से क्लाइमेट चेंज के लिए। और ग्रीन क्लाइमेट फंड, टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म और कैनकम अडेप्टेशन फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करा गया। 2011 में 17th COP के अंदर सरकारों ने कमिट करा कि हम एक नई यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट लाएंगे 2015 तक फॉर द पीरियड बियॉन्ड 2020। और इसके चलते ही लॉन्च हुआ एडहॉक वर्किंग ग्रुप का ऑन डरबन प्लेटफॉर्म फॉर इन्हांस्ड एक्शन। मोमेंटम फॉर चेंज एक स्पेशल इनिशिएटिव था UNFCCC का, वो भी लॉन्च करा गया। 2012 में 18th COP हुई, इसमें सरकारों ने एग्री करा कि हम फटाफट से यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को यहाँ पे जो है वो एग्री करते हैं उस पर 2015 तक, एंड तरीके भी निकाले जिससे हम अपना एफर्ट और बढ़ाएं 2020 से पहले बियॉन्ड एग्जिस्टिंग प्लेजेस टू कर्ब एमिशंस, है ना, एमिशंस को रोकने को लेकर जो प्लेजेस हैं उसको पहले ही कर लें। इसमें दोहा अमेंडमेंट को अडॉप्ट करा गया और ये सेकेंड कमिटमेंट पीरियड जो क्योटो प्रोटोकॉल का था उसे लॉन्च करा गया। 2013 में 19th COP हुई, जिससे वार्सो आउटकम्स निकले, जिसमें रूल बुक थी जिससे हम एमिशन को रिड्यूस कर सकते थे फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, और एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे हम लॉस और डैमेज जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट का है उसे यहाँ पे कम कर सकें। 2014 में UN सेक्रेटरी जनरल ने होस्ट करा क्लाइमेट समिट को न्यूयॉर्क में, जिसने हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट थे, बिजनेस, फाइनेंस, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, लोकल लीडर्स थे, ताकि काम एक साथ मिलकर करें हम क्लाइमेट चेंज को इन एडवांस COP 21 इन पेरिस 2015 आया
और 195 नेशन ने एग्री करा कि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे और इन्वेस्ट करेंगे टुवर्ड द लो कार्बन रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर को लेके 2021 में, ठीक है। और ये सब बेस्ड होगा कॉमन कॉज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक करेंट एंड फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। 2016 में एक क्रूशियल आउटकम निकला COP22 का। मैराक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वो फॉरवर्ड करी गई ऑन राइटिंग द रूल बुक ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली उसने दिखाया पूरे विश्व को कि अगर हम पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये अंडर वे है, और लॉन्च मैराक पार्टनरशिप का फॉर ग्लोबल एक्शन, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। 2017 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 23 ऐसा पहला कॉप था जिसे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट फिजी ने प्रिसाइड करा था। COP23 के अंदर नेशंस ने अग्री करा कि जो भी अगले हमारे कदम होंगे 2020 से पहले हम लॉन्च दी तालानोआ डायलॉग, ताकि मदद मिले सेट करने में स्टेज फॉर रिवाइजिंग अपवर्ड्स ऑफ नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान, जिसकी ज़रूरत है ताकि पूरा विश्व एक साथ अपने एमिशंस को पूरा कर सके और लॉन्ग टर्म गोल्स जो पेरिस एग्रीमेंट के हैं उनको भी पा सके। वन प्लैनेट समिट हुई थी पेरिस के अंदर, जिसकी वजह से रिजल्ट हुआ फाइनेंस कमिटमेंट्स का। फाइनेंस फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देशों के लिए नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान को उनके पूरा करने के लिए अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। 2018 में एक स्पेशल ग्लोबल वार्मिंग करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट की बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज ने कंफर्म किया कि हमें ज़रूरत है कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट कमिटमेंट मेंटेन रखें पेरिस एग्रीमेंट के उद्देश्यों को लेकर, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट कर सकें और वर्स्ट इम्पैक्ट से बचा सकें, जैसे ड्रॉट, फ्लड्स और स्टॉर्म्स। पोलैंड के अंदर सरकारों ने एक अडॉप्ट करा रोबस्ट सेट गाइडलाइंस की इम्प्लीमेंट करने के लिए लैंडमार्क 2015 के पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का, और अग्रीड जो हमारा काटोवाइस क्लाइमेट पैकेज ऑपरेशनलाइज करा का क्लाइमेट चेंज रिजाइम को कंटेंट जो है इसमें पेरिस एग्रीमेंट के अंदर था। इसने प्रमोट करा इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, इनकरेज करा ग्रेटर एम्बिशन को। 2019 के अंदर एम्बिशन को और बढ़ावा देने के लिए, एक्शंस को और इम्प्लीमेंट करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट के UN सेक्रेटरी जनरल ने होस्ट करा UNSGs का क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क के अंदर। समिट एग्जैक्टली एक साल पहले हुआ था, बिफोर कंट्रीज आर सेट इनहांस देयर नेशनल क्लाइमेट पेजेस अंडर पेरिस एग्रीमेंट। 2020 में COP26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई ग्लासगो के अंदर नवंबर में, एंड पोस्टपोन्ड हो गई थी खैर कोविड की वजह से। 2021 में COP ब्यूरो हुई नवंबर 2021 में ग्लासगो के अंदर बाय द UK पार्टनरशिप, है ना। COP27 22 की इजिप्ट में और 23 की UAE में हुई। अब बात आती है क्योटो प्रोटोकॉल COP3 की। तो कहानी क्या थी, इम्पोर्टेंट इसलिए है 1995 की बात है। तब तक देशों ने इस बात को रियलाइज़ कर दिया कि एमिशन रिडक्शन प्रोविजन जो कन्वेंशन में है वो इनएडिक्वेट है। तो इन्होंने लॉन्च करी नेगोशिएशन ताकि हम ग्लोबल रिस्पॉन्स को मजबूत बनाएं क्लाइमेट चेंज को लेके, और 2 साल के बाद ही इन्होंने अडॉप्ट करा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान के अंदर अडॉप्ट करा गया था, और कब? 11 दिसंबर 1997 में। कॉम्प्लेक्स रेटिफिकेशन प्रोसेस की वजह से ये फोर्स में 2005 16 फरवरी को आ पाया। इन शॉर्ट, क्योटो प्रोटोकॉल ये वो है जो ऑपरेशनलाइज करता है कन्वेंशन को। ये कमिट करता है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ को कि वो ग्रीन हाउस गैस बेस्ड, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बेस्ड है ऑन प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशन, उन्हें स्टेबलाइज करें। मेजर डिस्टिंक्शन प्रोटोकॉल और कन्वेंशन का ये है कि वाइल कन्वेंशन इनकरेज करता है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, वही जगह प्रोटोकॉल कमिट करता है देम टू डू सो, ऐसा करिए। टारगेट की बात करें तो टारगेट में क्योटो प्रोटोकॉल एज इट इज़ रिफर्ड टू, इन शॉर्ट, ये बाइंडिंग एमिशन सेट करता है कि रिडक्शन आपको करना है फॉर 37 कंट्रीज एंड यूरोपियन कम्युनिटी इन इट्स फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में सब दर्शाता है। ये सिर्फ बाइंड करता है डेवलप कंट्रीज़ को। क्यों? क्योंकि इसने एक बार रिकग्नाइज करे कि यही लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इतने हाई लेवल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से भाई इन्होंने 150 साल से ज़्यादा साल तक के लिए तो ऐसी हरकतें करी हैं, तो यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ये प्रोटोकॉल हैवी बर्डन डालता है डेवलप नेशन पे अंडर द सेंट्रल प्रिंसिपल दैट इज़ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का,
ओवरऑल ये सारे टारगेट करता है अप टू एन एवरेज 5% एमिशन रिडक्शन करना पड़ेगा आपको 1990 के लेवल से ओवर द 5 ईयर प्लान 2008 से 12 के बीच में। आर्किटेक्चर कौन था क्योटो प्रोटोकॉल रिजाइम का, है ना, व्हाट मेक्स केपी टिक। क्योटो प्रोटोकॉल ये करा गया एसेंशियल आर्किटेक्चर दैट हैज़ बीन बिल्ड एंड शेप्ड ओवर 2 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब 20 साल की एक्सपीरियंस है। वर्क हार्ड और पॉलिटिकली इच्छा भी थी। द बीटिंग हार्ट ऑफ केपी इज मेड अप ऑफ कि रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर होगा, फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म जो बदले में इनका खुद का गवर्नेंस प्रोसीजर हो, और कंप्लायंस सिस्टम। साथ में 2 चीज़ें जो इसे टिक बनाती हैं, उसमें पहला है एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट, कि पहला तो ये है कि बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट है डेवलप कंट्री पार्टीज़ के लिए, इसका मतलब भाई इनका पोल्यूशन लिमिटेड होगा। और दूसरा इसी के अंदर ही एक और चीज़ है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन सबसे ज़्यादा प्रिवेंट करता है मतलब ज़्यादातर किससे फैला है, कार्बन डाइऑक्साइड से, बिकॉज नई कमोडिटी है, बिकेम अ न्यू कमोडिटी। केपी नाउ बिगेन टू इंटरनलाइज व्हाट वाज नाउ रिकॉग्नाइज एज अनप्राइस एक्सटर्निटी। और दूसरा टिक इसको करता है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। ये सेकंड क्यों है, देखिए केपी बेस्ड है ट्रेड एमिशन परमिट पे। केपी कंट्रीज बाउंड है टू टारगेट हैव टू मीट देम लार्जली थ्रू डोमेस्टिक एक्शन, दैट इज टू रिड्यूस एमिशन ऑन शोर, बट they can meet part of their target through 3 market based mechanism, that is ideally encourage greenhouse gas abatement to start where it is most cost effective. For example, developing world में quite simply it does not matter कि emissions where emissions are reduced as long as they removed from planet's atmosphere। ठीक है, कहीं से भी बढ़ रहे हैं उससे क्या मतलब, हमारे planet के एटमॉस्फेयर से हटने चाहिए मेन। तो क्योटो फ्लेक्सिबल मार्केट प्रोटोकॉल मैकेनिज्म में जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन आता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आता है, एमिशन ट्रेडिंग आती है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या है क्योटो मैकेनिज्म के, थोड़ा समझिएगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फैसिलिटेट करेंगे, प्रमोट और इन्फोर्स करेंगे कंप्लायंस को, जो कमिटमेंट हमने ली है इस प्रोटोकॉल के तहत। बढ़ावा देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। कंट्रीज़ को मदद करेंगे विद क्योटो कमिटमेंट ताकि वो अपने टारगेट को पूरा कर सकें कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कि वो एमिशन रिडक्शन एफर्ट में साथ दें। अब देखिए पहला जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जो मैं बता रही थी, इसको जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये देश को अलाउ करता है एमिशन रिडक्शन को लेकर या लिमिटेशन कमिटमेंट को लेकर अंडर क्योटो प्रोटोकॉल एनेक्स बी पार्टी डेवलप कंट्री है टू अर्न एमिशन रिडक्शन यूनिट्स फ्रॉम द एमिशन रिडक्शन या एमिशन रिमूवल प्रोजेक्ट इन अनदर एनेक्स बी पार्टी विच इज़ इक्विवेलेंट टू टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच वी काउंटेड टूवर्ड मीटिंग इट्स क्योटो टारगेट। दोस्तों इसको लेके मैंने आपको कार्बन क्रेडिट वगैरह भी बताए थे, है ना, आप पुराने पैटर्न पढ़ते हुए आएंगे तो आपको ईजी रहेगा। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफर करता है पार्टीज़ को एक फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका जिसके माध्यम से वो फुलफिल कर सकती हैं पार्ट अपना क्योटो कमिटमेंट का, वाइल होस्ट पार्टी को फ़ायदा मिलेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी। प्रोजेक्ट स्टार्टिंग एज फ्रॉम द ईयर 2000 और ये एलिजिबल है करीब SGI प्रोजेक्ट ERU इशूड फ्रॉम 2008। दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये क्या है, देखिए ये अलाउ करता है देश को एमिशन रिड्यूस करने में, एमिशन लिमिट कमिटमेंट को पूरा करने में अंडर क्योटो प्रोटोकॉल एनेक्स बी पार्टी टू इम्प्लीमेंट एन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ये पहला गोल है इन्वायरमेंटल इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट स्कीम है इस तरह की जो स्टैंडर्ड एमिशन ऑफसेट इंस्ट्रूमेंट देती है CERs को। ऐसे प्रोजेक्ट्स अर्न कर सकते हैं सेलेबल सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन दैट इज CER क्रेडिट को, जो कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होंगे, जिनको काउंट करा जाएगा टुवर्ड मीटिंग क्योटो टारगेट्स। एग्जाम्पल बताएगा आपको सही से। देखिए CDM प्रोजेक्ट की एक्टिविटी इन्वॉल्व कर सकती है, फॉर एग्जांपल एक मानो कि एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट है जो सोलर पैनल का यूज़ करता है या इंस्टॉलेशन है मोर एनर्जी एफिशिएंट बॉयलर्स का। मैकेनिज्म और बढ़ावा देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और एमिशन रिडक्शन को, वाइल इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ को देता है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी कि किस तरीके से वो अपने एमिशन रिडक्शन को पूरा कर सकती हैं या अपने टारगेट को लिमिट कर सकती हैं। ज़्यादातर CDM प्रोजेक्ट्स वो इम्प्लीमेंट करे गए हैं चाइना और इंडिया में, एज क्लाइमेट जो इन सारे देशों का है फेवरेबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए इन प्रोजेक्ट को सारे ही स्फीयर में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, वेस्ट हैंडलिंग, डिस्पोजल, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन कुछ हो।
इन CDM प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करा जाता है अप्रूव करके NXB कंट्रीज़ के द्वारा, दोज विच हैव क्वांटिफाइड ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन ट्रेडिंग क्या है दोस्तों? कार्बन ट्रेडिंग ये नाम दिया गया है एक्सचेंज करने को लेके एमिशन परमिट को। ये एक्सचेंज हो सकता है विद द इकोनॉमी या फिर हो सकता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के फॉर्म में भी। दो तरह की जो कार्बन ट्रेडिंग है, इसमें एक नाम आता है एमिशन ट्रेडिंग का और एक नाम आता है ऑफसेट ट्रेडिंग का। एमिशन ट्रेडिंग को हम कैप एंड ट्रेड भी कहते हैं। मतलब एमिशन परमिट ये जाना जाता है ऑल्टरनेटिवली एज कैप कार्बन क्रेडिट, और हर एक Annex 1 कंट्री के लिए प्रोटोकॉल ने असाइन करा है एक फिक्स्ड अमाउंट कार्बन एमिशन का अग्रीमेंट के अंदर, और ये अमाउंट एक्चुअली वो ऐसा अमाउंट ऑफ एमिशन है जो विच इज़ टू बी रिड्यूस बाय द कंसर्न कंट्री। दूसरी तरफ ये इम्प्लाई करता है कि अगर मान लो देश को परमिट करा गया है कि आप इतना एमिट करो बाकी का अमाउंट, तो ये एमिशन अलाउ करता है एक्चुअली एक तरीके का कार्बन क्रेडिट। मतलब हमने कम मान लो एमिशन किया तो हमारा कार्बन क्रेडिट बच गया ना इतना, तो टोटल अमाउंट ऑफ अलाउंस है ये दिया जाएगा, इस देयर सब डिवाइड करा जाएगा कुछ यूनिट्स में, और यूनिट को एक्सप्रेस करा जाएगा इन टर्म्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट। हर एक यूनिट ओनर को ये हक देती है कि आप एमिट कर सकते हो मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का या दूसरी इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस का। दूसरा जो ऑफसेट ट्रेडिंग था, कार्बन प्रोजेक्ट या बेस लाइन क्रेडिट ट्रेडिंग, ये दूसरा वेरिएंट है कार्बन क्रेडिट का, जिसे आप अर्न कर सकता है देश इन्वेस्ट करके सेम अमाउंट ऑफ मनी को ऐसे प्रोजेक्ट में जिसे कार्बन प्रोजेक्ट कहा जाएगा, जो लेस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए एक थर्मल पावर प्लांट है जो 800 मेगावाट कैपेसिटी का है, वो 400 कार्बन इक्विवेलेंट को एटमॉस्फेयर में एमिट करता है। अब कंट्री बिल्ड करता है करीब 800 मेगावाट विंड एनर्जी प्लांट को, जिसमें किसी भी तरह का एमिशन तो हुआ नहीं है ना, और ये ऑल्टरनेटिव के तौर पे रहा कंट्री का थर्मल प्लांट के। तो जब इन्वेस्ट करा जाएगा इस प्रोजेक्ट में तो वो देश 400 कार्बन इक्विवेलेंट पालेगा। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से जो वर्ल्ड बैंक के कार्बन फाइनेंस यूनिट ने किया है, उसके हिसाब से जो वॉल्यूम है कार्बन ट्रेड का थ्रू एमिशन ट्रेडिंग रूट अलोन, यही 240% इंक्रीज देखने को मिला इसमें 2005 में ओवर द प्रीवियस ईयर। फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म के? देखिए ये एक पैरेलल बेनिफिट्स हैं, जिससे ग्रीन हाउस इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ में यहाँ सही रहेगा, और इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, और जो भी है ना कट और होल्ड स्टडी, मतलब हम रोक पाएंगे इन ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को सेफ लेवल पे। ये लीफ फ्रॉजिंग करेगा, ज़्यादा इकोनॉमिकल, दैट इज़ जो पॉसिबिलिटी है टू स्किप ओल्डर डर्टियर पुरानी टेक्नोलॉजी को से आगे बढ़ने की, वो बढ़ेगी। क्लीनर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म इसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल कंप्लायंस मैकेनिज्म ये डिज़ाइन करा गया है ताकि प्रोटोकॉल के इन्वायरमेंट इंटीग्रिटी को और मजबूत बनाए, सपोर्ट करे कार्बन की मार्केट क्रेडिबिलिटी को, और इंश्योर करें ट्रांसपेरेंसी को अकाउंटिंग बाय पार्टीज के द्वारा। लास्ट में नॉन कंप्लायंस जो क्योटो और पेनाल्टीज़ के हैं। देखिए ज़्यादातर चीज़ें जो ज़िंदगी में होती है उसमें अगर मान लीजिए कंप्लाई नहीं कर पाए, फेल होगा इसमें, तो इसमें कुछ पेनाल्टी भी लगाएगा। अगर देश रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाया मेजरमेंट रिपोर्टिंग की जैसे देश ने कहा था, तो वो देश हारा। इससे यहाँ पे कंट्री लूजर द प्रिविलेज ऑफ गेनिंग क्रेडिट थ्रू द जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, उसको क्रेडिट नहीं मिल पाएंगे देश को। अगर देश एमिशन कैप से ऊपर निकल गया, मतलब बताया आप इतना एमिशन करिए और इससे ऊपर आपने कर दी, और कोशिश भी नहीं करी उसने कि हम डिफरेंस करें थ्रू एनी ऑफ द मैकेनिज्म जो हमारे पे अवेलेबल है, तब उस देश को फिर समझ लीजिए डिफरेंस जो आया, उसने जैसे इतनी लिमिट लगी थी इतना उसने खर्चा करा, तो ये जो डिफरेंस प्लस एडिशनल 30% ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड, ये उसे जो है वो मेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में इतना फिर उसे रोकना पड़ेगा देश को। तो कंट्री बैन नहीं कर सकती है इससे पार्टिसिपेट करने से इन द कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम से। द कंट्री कुड ऑल्सो बी द कंट्री कुड ऑल्सो बी बैन, कंट्री को बैन भी किया जा सकता है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम। तो यहाँ पे इसको रखते ही हैं। बाली मीट को हम नेक्स्ट में करेंगे। कैसा लगा लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप से लेके फेसबुक वगैरह हर चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कभी कभी वीडियोस के लेक्चर्स वगैरह फेसबुक पे पहले आ जाते हैं, तो आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।